जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। प्रस्तावना, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ, अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। चलिए अब हम देखते हैं कि जो अधिगम स्थानांतरण होता है या प्रशिक्षण स्थानांतरण तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अधिगम स्थानांतरण, अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है अधिगम स्थानांतरण अर्थात सीखे हुए ज्ञान का क्या होना, स्थानांतरित होना, एक जगह से दूसरी जगह उसका उपयोग होना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति कुछ भी सीखता है ना, तो क्या करता है उस सीखे हुए ज्ञान का वो दूसरी जगह उपयोग करता है, अर्थात वो उसके काम आता है। तो यही हमारा क्या कहता है, सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर कुछ भी सीखता है तो उसे क्या होता है, उसे फायदा ही या बेनिफिट ही मिलता है, वह उस कार्य को आसानी से कर लेता है। जैसे एक शिक्षक हो गया, अगर कहीं वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मतलब कहीं से वो शिक्षा प्राप्त किया है, तभी तो वो अपनी जो शिक्षा जो प्रणाली है वो बच्चों पर उसका उपयोग कर रहा है। अर्थात अच्छी से अच्छी जो विधियाँ हैं पढ़ाने की वो बच्चों पर उसका प्रयोग करता है, वह अर्थात वह अपने सीखे हुए ज्ञान का वो बच्चों के ऊपर क्या कर रहा है, वो उसे बच्चों में स्थानांतरित कर रहा है, अर्थात उन्हें वो ज्ञान वो प्राप्त कर दे रहा है। अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण का अर्थ। अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण से अभिप्राय किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से है। अर्थात यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो अधिगम जो स्थानांतरण होता है वह किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ सीखे हैं है ना, तो क्या करते हैं, हम उसे अन्य परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक मैकेनिक हो जाता है, वह कहीं से वो कुछ चीज़ें गाड़ी बनाना वगैरह सीखा रहता है ना। जब वो सीख जाता है तब वो जब अपना वो गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है तो वो क्या करता है, वह उस सीखे हुए कार्य को उपयोग करता है। अचानक जब कहीं उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो क्या करता है, अपनी सीखी हुई जो ज्ञान है उसका वो इस्तेमाल करता है और वो गाड़ी को अपना वो ठीक कर लेता है। तो इसी प्रकार हमारा जो वो सीखना होता है वो क्या करता है, वो हम परिस्थितियों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो अधिगम स्थानांतरण है उसकी परिभाषाएं। सबसे पहले देखते हैं सोरेनसन जी के अनुसार, वो कहते हैं स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का बोध करती है। सोरेनसन जी कहते हैं कि जो स्थानांतरण होती है वो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने से स्थानांतरित किए जाने का बोध करती है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि जो हम किसी भी परिस्थिति में कुछ ज्ञान को जो अर्जित करते हैं है ना, या उसका प्रशिक्षण लेते हैं, तो हम उस ज्ञान और प्रशिक्षण का अन्य परिस्थितियों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यही क्या कहलाती है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब हम दूसरा देखते हैं वी.जे. अंडरवुड के अनुसार, कि देखते हैं वी.जे. अंडरवुड क्या कहते हैं। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात वी.जे. अंडरवुड कहते हैं कि जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है, अर्थात हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं उसका क्या करते हैं, हम जो पूर्व में जो कार्य किए रहते हैं या सीखे रहते हैं, हम उस कार्य को क्या करते हैं, वर्तमान में उसका उपयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, कोई लड़की है वो क्या करती है, अपनी जो पूर्व में वो क्या करती है, कुछ कढ़ाई सिलाई बुनाई सीखी रहती है ना, तो वो उसका प्रशिक्षण तो लिए रहती है। तो क्या करती है, अगर वो कहीं चली जाती है, जैसे शादी होकर वो चली जाती है, तो क्या करती है, अपनी उस सीखी हुई कला का वो क्या करती है, अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको वो क्या करती है, उसको उस कार्य को करती है, तथा वो क्या करती है, अपनी जो विकास है वो करती जाती है। अर्थात उसमें उसी व्यवसाय को रूप बनाती है और उस कार्य को करती जाती है। तभी उन्होंने कहा है कि वर्तमान स्थिति पर अपने पूर्व जो क्रियाएं हैं उनका प्रभाव पड़ना क्या करती है, स्थानांतरण हमें वो कहलाता है।
चलिए अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ये जो अधिगम स्थानांतरण है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये अधिकतर कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण और दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण। चलिए सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। नाम से स्पष्ट है सकारात्मक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति कुछ पूर्व में सीखा रहता है ना, तो कुछ पूर्व में वह कुछ भी कार्य सीखा रहता है तो वह क्या करता है, वह उसे नए प्रकार के सीखने में क्या करता है, उसकी सहायता करता है। तो वो क्या करता है, और उसके लिए उस कार्य को करना क्या कहते हैं, आसान हो जाता है। जैसे क्या होता है कि एक स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसे बाइक चलाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये उसका क्या कहलाएगा, उसे पूर्व में क्या चलाता था, वो पूर्व में स्कूटी चलाता था, है ना। तो अगर वो वर्तमान में अगर वो बाइक चलाना चाहेगा तो उसके लिए क्या होगी, आसानी होगी। तो यही क्या कहलाएगी, सकारात्मक स्थानांतरण, अर्थात पूर्व में सीखे गए ज्ञान का वर्तमान में क्या होता है, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या पूर्व में सीखे गए ज्ञान के कारण हम नए ज्ञान सीख पाते हैं, है ना। तो यही क्या कहलाता है, सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब हम दूसरा देखते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। नाम से ये भी स्पष्ट हो रहा है नकारात्मक, अर्थात जब हम पूर्व में कुछ सीखे रहते हैं उसका क्या पड़ता है, हमें कुछ दूसरा प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या करता है, वो हमें नए प्रकार के सीखने में हमारी मदद नहीं करता है, अर्थात पूर्व में सीखे गए ज्ञान हमारा वर्तमान में वह उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो हमारे काम नहीं आता है। नए ज्ञान सीखने में वो हमारी मदद नहीं करता है। तो ये क्या कहलाता है, नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें एक साइकिल बनाने वाले को, है ना। एक साइकिल बनाने वाला व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसके सामने कोई गाड़ी आ जाए, बड़ी गाड़ी कार आ जाए, तो क्या उसे बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, नकारात्मक स्थानांतरण, मतलब जो पूर्व में सीखे गए ज्ञान हमारा नए ज्ञान सीखने में हमारा मदद ना कर पाए तो वो क्या कहलाता है, नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो अधिगम स्थानांतरण है ना, उसे क्या क्या प्रभावित करती है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला, सीखने वाले की इच्छा। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, सीखने वाले की इच्छा। अधिगम स्थानांतरण पर सबसे प्रभाव क्या पड़ता है, सीखने वाले की इच्छा पर वो निर्भर करता है कि वो व्यक्ति वो उस चीज को सीखना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। तो इस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति को उस चीज को करने के लिए क्या वो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारे अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए वह उत्साहित है तो उस कार्य को वो जी जान से अपने उत्साहपूर्वक उस कार्य को करना चाहेगा, और क्या करेगा, तभी वह उस कार्य को कर पाएगा और उसका स्थानांतरण भी आसानी से वो कर लेगा। तो यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण को पहला क्या प्रभावित करेगा, सीखने वाले की इच्छा। अब दूसरा देखते हैं सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता। यहाँ पर दूसरा क्या है, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण क्या है, सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता। अर्थात अगर व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता अच्छी होगी तो वो क्या करेगा, अपने अधिगम स्थानांतरण को प्रभावी बनाएगा। अगर उसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो अच्छी नहीं होगी तो क्या करेगा, वो उसके अधिगम स्थानांतरण को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। अब हम तीसरा देखते हैं सीखने वाले की बुद्धि। यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण को सीखने वाले की बुद्धि भी प्रभावित करती है। अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि क्या वीक है, मतलब वो किसी भी चीज को आसानी से वो ग्रहण नहीं कर पाता है ना, और वो क्या करेगा, अपने जो अधिगम है उसका वो उपयोग दूसरे परिस्थिति में वो आसानी से वो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हमारा जो अधिगम स्थानांतरण है वो प्रभावित होता है। अब हम चौथा लेते हैं विषयों के स्थानांतरण से। देखिए जो अधिगम स्थानांतरण है इस पर क्या होता है, विषयों के स्थानांतरण का ही प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अगर किसी एक विषय में अगर उसका मन लगा हुआ है तो अगर बार बार उसके विषयों में चेंजेस होते जाए तो क्या होता है, उसका जो अधिगम स्थानांतरण है वो उस पर प्रभावित करती है। तो इस प्रकार विषयों के स्थानांतरण से अधिगम स्थानांतरण क्या होती है, प्रभावित होती है। अब हम पांचवा देखते हैं शिक्षण अधिगम विधि। देखिए यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला पांचवा क्या है, शिक्षण अधिगम विधि। यहाँ पर कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम विधि अर्थात सिखाने की विधि। जो शिक्षक क्या है, पढ़ाने के लिए जिन जिन विधियों का इस्तेमाल करता है वो विधि अगर उचित ना हो तो क्या करता है, वे हमारे अधिगम स्थानांतरण को क्या करता है, प्रभावित करता है।
अर्थात अगर व्यक्ति कुछ सीखा रहेगा तो वो और क्या करेगा, वो कुछ मतलब कि अगर विधियाँ ही अच्छी नहीं होगी तो वो कहाँ से सीख पाएगा। तो इस प्रकार जो शिक्षण अधिगम विधि है वो अधिगम स्थानांतरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं छठा, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। देखिए यहाँ पर जो अधिगम का स्थानांतरण है ना, उस पर क्या प्रभावित करता है, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्मरण शक्ति का कमजोर होना, इससे क्या होता है, अगर व्यक्ति की जो सोचने समझने की जो शक्ति है अर्थात उसकी जो स्मरण शक्ति होती है अगर वो ही अच्छी नहीं होगी तो वो अपने जो अधिगम है मतलब सीखे हुए ज्ञान को क्या कर सकता है, वह दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग वो नहीं कर पाएगा। तो अधिगम स्थानांतरण को अगर हमारे अधिगम को अगर हमें स्थानांतरित करना है तो हमारी जो स्मरण शक्ति है उसका भी मजबूत होना आवश्यक है। बिना हमारी स्मरण शक्ति के क्या कर सकते हैं, हम अपने अधिगम का उपयोग दूसरी परिस्थिति में नहीं कर सकते। अतः इस प्रकार जो स्मरण शक्ति का कमजोर होना भी अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करती है। चलिए अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, कि जो अधिगम स्थानांतरण है इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो पहला है मानसिक शक्तियों का विकास। देखिए इसके तहत क्या है, इस अधिगम स्थानांतरण के तहत क्या होता है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो देखते हैं पीएफ गेट्स के अनुसार तर्क, ध्यान, स्मृति इत्यादि मानसिक शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र है। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारी जो तर्क है वह ध्यान व स्मृति ये क्या है, इत्यादि जो मानसिक शक्तियां होती है वे आपस में क्या है, वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। अर्थात उनको प्रशिक्षित करके सबल बनाया जा सकता है। ये जो हमारे जो मानसिक जो कृतियां होती है मतलब तर्क, ध्यान, स्मृति, इसको क्या कर सकते हैं, हम प्रशिक्षित करके उसको सबल बना सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान मस्तिष्क शक्तियों के विभाजन को स्वीकार नहीं करती है। देखिए तो जो हमारे जो आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो क्या करती थी, हमारी जो मानसिक शक्तियों हैं उसके विभाजन को वो स्वीकार नहीं करते थे। तथा क्या किया गया, इस सिद्धांत की मान्यता को समाप्त कर दिया गया। अर्थात जब ये इस जो मानसिक शक्तियों के विकास है अर्थात आधुनिक मनोविज्ञान में वो क्या जानती थी कि जो हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उसका विभाजन नहीं हो सकती। तथा क्या किया गया, इस सिद्धांत की मान्यता को समाप्त कर दी गई। अब हम दूसरा देखते हैं औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। इसके अनुसार मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के द्वारा समान और समग्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात इसके अनुसार जो हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं वो प्रशिक्षण के द्वारा समान समग्र रूप से उसका प्रयोग किया जा सकता है। और लेकिन व्यवहारिक जीवन में यह बात खरी नहीं उतरती है। देखिए ये जो हमारी जो मानसिक जो शक्तियां होती हैं उसको विकास करके सबल तो बनाया जा सकता है, लेकिन क्या इसके यह व्यवहारिक जीवन में यह बात खरी नहीं उतरती है। क्योंकि देखिए एक जो इंजीनियर है वो ना तो डॉक्टर बन सकता है, ना ही एक डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार क्या है, हम एक कलाकार को देखेंगे वो कलाकारी में माहिर होगा, ना कि वो दार्शनिक बन पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक जी हैं। देखिए ये जो समान तत्वों का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक जी है। तथा क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि समान तत्वों के सिद्धांत के अनुसार एक स्थिति से दूसरी स्थिति का स्थानांतरण उसी अनुपात में होता है जिसमें दोनों स्थितियों की विषय सामग्री, दृष्टिकोण, विधि या तत्वों में समानता होगी। यहाँ पर क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि समान तत्वों के सिद्धांत के अनुसार एक स्थिति का दूसरी स्थिति में स्थानांतरण उसी अनुपात में होगा जिस दृष्टि में क्या होगा, दोनों स्थितियों की जो विषय सामग्री है वह दृष्टिकोण है वो क्या करेंगे, आपस में समान होगी, तभी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या होगी, स्थानांतरण की संभावना उसमें बनी रहेगी। अब एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे भूगोल का ज्ञान इतिहास में सहायक होता है पर कला में नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भूगोल का जो ज्ञान होता है ना, वो हमें इतिहास के विषय में क्या करेगा, सहायक होगा, ना कि कला और ज्ञान में इसका कोई महत्व नहीं होगा। अब हम चौथा देखते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक C.H. जड़ जी हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, C.H. जड़ जी हैं। वो कहते हैं जब एक छात्र विज्ञान के विषय में सामान्य सिद्धांत को भली प्रकार से समझ जाता है तब वह अपने अधिगम का स्थानांतरण करने में सक्षम हो जाता है।
अर्थात यहाँ C.H. जर्ज कहते हैं कि जब एक छात्र अपने विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान कर लेता है, अर्थात वो उसके नियम विधि अर्थात सभी पूर्ण रूप से उस सब्जेक्ट का क्या करता है, वो गहन अध्ययन कर लेता है, समझ जाता है, तब क्या करता है उसमें क्या होता है, उस जो अधिगम में क्या होता है, स्थानांतरण करने में वो सक्षम हो जाता है। एक विद्यार्थी क्या करेगा, अपने सीखे हुए ज्ञान का वो दूसरी परिस्थिति में वो उसका उपयोग वो आसानी से कर लेगा। चलिए अब हम देखते हैं सामान्य या विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन जी है। इनके अनुसार मनुष्य में दो बुद्धि होती है, अर्थात स्पीयरमैन जी कहते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें दो बुद्धि होती है, सामान्य और विशिष्ट योग्यता। अर्थात कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि होता है तो कोई व्यक्ति में क्या होता है, विशिष्ट बुद्धि होती है। अर्थात एक व्यक्ति जो गणित में क्या कहता है, वह अच्छा होता है, तो वही वह दूसरी ओर क्या साइंस में भी अच्छा होता है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य और विशिष्ट बुद्धि होती है। अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका। देखिए अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, वह किस प्रकार से देखते हैं। पहला सामान्यीकरण। देखिए क्या होता है, एक शिक्षक क्या होता है, अपने जो छात्र छात्राएं होती हैं उन्हें विभिन्न माध्यम से पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट क्या होता है बहुत ही कठिन होता है ना, तो क्या करता है उसे विभिन्न सामान्य माध्यम से उसे बच्चों को सिखाने के लिए क्या करता है, वो बहुत ही सामान्य विधि से वह सिखाता है, मतलब वह सरल करके पढ़ाता है। सामान्यीकरण अर्थात वो सरल से सरल विधियों का प्रयोग करके मतलब बच्चों को पढ़ाता है, जिससे क्या करता है, वो कठिन सब्जेक्ट को आसानी से वह बच्चे क्या करते हैं, सीख लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग का प्रशिक्षण। अर्थात एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि जब बालक कुछ भी सीख रहा होता है ना, तो उसे वो जो सीखा वो ज्ञान है उसे विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने का मोटिवेशन एक शिक्षक को छात्र को देना चाहिए। अब हम देखते हैं चौथा, स्थानांतरण में मतलब तीसरा देखते हैं बालकों की मानसिक योग्यताएं। देखिए एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो जो बालक होते हैं उसके विभिन्न जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं है ना, उसको जांचे परखे और उसके बाद उसे प्रशिक्षण दे और उन्हें मोटिवेट करे कि वह अपनी जो सीखी हुई शक्ति हैं उसे किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं तथा उसे विभिन्न प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथा, स्थानांतरण में प्रशिक्षण। अर्थात एक बालक अपने जो सीखी हुई ज्ञान को वह किस प्रकार स्थानांतरित करता है, इसका प्रशिक्षण एक शिक्षक को देना चाहिए कि किस प्रकार वह अपने जो सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकता है। अब हम पांचवा देखते हैं अध्ययन की विधियाँ। देखिए अध्ययन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं है ना, तो क्या करता है एक शिक्षक अपने जो बच्चे होते हैं, जो छात्र छात्राएं होते हैं, उन्हें अध्ययन के विभिन्न माध्यमों से अवगत कराते हैं ताकि क्या कर सकते हैं, वह विभिन्न परिस्थितियों में वो जो अधिगम उसका स्थानांतरण कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं है ना। अगर शिक्षक जो होता है बहुत आसान मतलब सरल विधियों को प्रयोग करके उन्हें पढ़ाए तो वह किसी भी चीज़ को ग्रहण कर सकता है ना, और क्या कर सकता है, वह अपने जो ज्ञान है उसको विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। तो पांचवा क्या है, अध्ययन की विधियां। अब छठा देखते हैं समान व्यवहार। एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो क्या चाहिए कि सभी जो बालक होते हैं एक कक्षा के अंदर जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं उनके साथ समान व्यवहार करें है ना। इस देखिए अगर एक शिक्षक क्या है, एक बालक सभी बालकों के साथ समान व्यवहार नहीं करेगा तो क्या करता है, जो बालक होते हैं उनकी जो सोच होती है वह शिक्षक के प्रति अच्छी नहीं होती है। अर्थात वो समझते हैं कि वो जो शिक्षक है वो उसी बच्चे पर ध्यान दे रहा है, तो इससे क्या होता है, उसके जो अधिगम है वो प्रभावित होती है। तो वह क्या करता है, वो कुछ भी सीख नहीं पाता। और जब वह कुछ सीख नहीं पाएगा तो वह अपने अधिगम का स्थानांतरण कैसे कर पाएगा। तो क्या चाहिए, जो एक शिक्षक होता है उसे समान व्यवहार करना चाहिए। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो अधिगम का स्थानांतरण है ना, वह हम तभी कर पाएंगे जब हम उस चीज़ को अच्छे से जाने रहेंगे, और हम उस किसी भी चीज़ को तभी अच्छे से जान पाएंगे जब उसको समझाने वाला हमें अच्छे से अच्छे विधियों द्वारा उसको समझाया हो, तभी हम अपने अधिगम का स्थानांतरण एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आसानी से कर सकते हैं।